चलिए सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियोस ऑन रखने पड़ेंगे। विधि, कशिश, भव्य, पार्श्वती, प्रणाली। इलेवन पॉइंट वन सेशन में हमने लास्ट क्लास में अल्फा, बीटा एंड गामा का रिलेशनशिप डिराइव किया था। कोई बात नहीं कश्वी। सो वो फाइनल एक्सप्रेशन जो हमारा 11.1 का आया था वो था अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। बड़ा इजी सा डेरिवेशन था। 11.2 इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, जिसमें से आधी से ज्यादा डेफिनेशंस आपकी लोअर स्टैंडर्ड में आपने या केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। बहुत बेसिक बेसिक पपलू सी डेफिनेशंस है, तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगी। सो आई सपोज अपने जितने एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो आ चुके हैं, एंड नहीं भी आए हैं तो अब मैं क्लास चालू कर देता हूँ। स्टार्ट। पहला डेफिनेशन जो 11.2 सेशन में है वो है स्पेसिफिक हीट। ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट होती क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। अगर एक बड़ी सी बॉडी कंसिडर करो और उसके सिर्फ यूनिट मास का टेम्परेचर आपको अगर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी वो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए क्या हो जाएगी? उसकी स्पेसिफिक हीट। इजी है, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्ट तो था नहीं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब सिंबल, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक हीट को? वो होगा स्मॉल सी। स्मॉल सी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, और इसका जो फॉर्मूला होता है स्मॉल सी का वो होता है डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसमें सी क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, डेल्टा क्यू इज हीट, एम मास, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब जो मैंने डेफिनेशन बोला था उसको इस फॉर्मूले से कोरिलेट करो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री, मतलब एम को भी 1 कर दिया, डेल्टा टी को भी 1 कर दिया, तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी वो उस बॉडी की क्या होगी? स्पेसिफिक हीट। इजी? ऑलराइट। Iti, can you tell me the SI unit of specific heat just by seeing this formula? जूलों पर केजी पर। हीट के लिए जूल, मास के लिए केजी, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। बस खत्म। तो जूल पर केजी पर केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब अगर आपको उसकी सीजीएस बनानी है तो जूल की जगह कैलोरी आ जाएगी। सीजीएस। किसी ने मुझे पुकारा? नो नो, ऑलराइट। ठीक है। सो मेरा वीडियो ऑफ हो गया। ठीक है। सो सीजीएस यूनिट हो जाएगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। ऑलराइट, चलो डन। बस स्पेसिफिक हीट पे इतना ही था। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के ऊपर। मैंने आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे रखा है, तो कुछ भी बोलते वक्त या ऐसा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हो तो अपने माइक्रोफोन को म्यूट ही रखना। पता लगा जो नहीं सुनवाना चाहते वो सुन गया। ऑलराइट, स्पेसिफिक हीट। इसके बाद आता है हीट कैपेसिटी।
हीट कैपेसिटी का एक और नाम होता है, लिख के रखो, चैप्टर 12 में ये डेफिनेशन वापस से आएगा, तब नाम होगा थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी बोला जाए या थर्मल कैपेसिटी, एक ही बात होने वाली है। मुझे कोई बताएगा क्या चेंजेस हो जाएंगे स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में, क्या स्लाइड चेंज होगा जो इसमें होगा इसमें नहीं है। कोई भी, एनीवन एनीवन? कश्मी? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर तो वही है, और कोई चेंज नहीं होने वाला। डेफिनेशन पढ़ो, सर इसकी डेफिनेशन क्या थी, पहले मैं वो आपको वापस क्लियर कर देता हूं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। इसमें क्या होगा? सर मास नहीं आएगा। अरे मास आएगा, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री। अगर मैं इस पूरी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना चाहूं तो जो हीट मुझे देना पड़ेगा वो उस बॉडी के लिए क्या बन जाएगा? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो अगर एक बॉडी के सिर्फ यूनिट मास को कंसिडर किया जाए और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाया जाए, देन हीट जो गिवन आप दोगे वो होगी स्पेसिफिक हीट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। और पूरी बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो हीट जो सप्लाई करोगे वो क्या होगी उस बॉडी की? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? अब फॉर्मूला बनाते हैं। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एस, सिंबल होता है कैपिटल एस। बॉडी के यूनिट मास को कितनी हीट देनी पड़ रही थी 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? स्मॉल सी। तो अगर यूनिट मास को इतनी देनी पड़ रही थी तो पूरी बॉडी को कितनी देनी पड़ेगी? पूरी बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरी बॉडी का मास इनटू यूनिट मास के लिए जो अपनी हीट थी, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। इजी? यस। अब ऐसा यूनिट में क्या करें? सी का, स्मॉल सी का ऐसा यूनिट तो बता दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय केजी का ऐसा यूनिट कर, मतलब केजी कर दो, तो केजी केजी गेट्स कैंसिल आउट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? सी का यूनिट ये था, इनटू केजी करूंगा, केजी से केजी उठ जाएगा तो जूल पर केल्विन। और सी जी एस यूनिट वो क्या बन जाएगा? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। डन? ऑलराइट, अब चलते नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। केमिस्ट्री में ये तो आती है, थर्मोडायनेमिक्स में मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। ये स्मॉल सी था, ये कैपिटल सी है। फॉर्मूला होता है कैपिटल सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। क्या डिफरेंस हो गया इसमें से और इसमें, इन दोनों फॉर्मूले में? बस नंबर ऑफ मोल्स। मास की जगह मोल आ गया। तो इसका डेफिनेशन क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री। इसका क्या बन जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल बाय 1 डिग्री। किसी भी गैस के यूनिट मोल का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जो हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा वो उस पर्टिकुलर गैस का क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट, या सब्सटेंस का हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। इजी? बोलो कश्मीर। सर ये दोनों ही सी से रिप्रेजेंट होते हैं। स्मॉल सी कैपिटल छोटू, और ये बिग ब्रदर। ओके सर, थैंक यू। यूनिट भी बना ही सकते हो फिर तो। यूनिट इसका आ जाएगा जूल, मोल के लिए तो एमओएल यूज करते हैं और केल्विन के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन।
तो ये उसका एसआई यूनिट बन गया, और सीजीएस बनाना चाहो तो जूल की जगह कैलोरी, मोल की जगह तो भाई मोल ही रहता है, इधर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको बताया गया है कि मोलर स्पेसिफिक हीट टू टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। एक को बोला जाता है सीपी और दूसरे को बोला जाता है सीवी। एक होती है सीपी और एक होती है सीवी। डेफिनेशन सीपी का क्या होगा, और कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई भी? इसका अगर आपको पता है तो उसके आखिर में सिर्फ आपको क्या लगाना रहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। So the amount of heat required to raise the temperature of unit mole by 1 degree at constant pressure, वो बन जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, सीपी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आप एक ही मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो, बट प्रेशर को कांस्टेंट रख के बढ़ाओगे तो सीपी बोलोगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के बढ़ाओगे तो सीवी बोलोगे। क्लियर है? और इसी के डिफरेंस को आप बोलते हो केमिस्ट्री में मेयर्स लॉ, मेयर्स फॉर्मूला। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में मैं डिराइव भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये हम डिराइव भी करेंगे, और तब मैं बताऊंगा कि भाई सीपी का वैल्यू जो होता है वो हमेशा सीवी से बड़ा ही होता है। उसका रीजन भी हमको जानना जरूरी है, और वो रीजन इस फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो, अगली डेफिनेशन आपका वाटर इक्विवेलेंट है, वो एक न्यूमेरिकल कंसेप्ट है, तो वो न्यूमेरिकल के साथ ही बताया जाएगा। तो वो वीडियो में जो न्यूमेरिकल के मैं भिजवाऊंगा उसमें ऐड करवा दूंगा। यहां तक कोई डेफिनेशन में डाउट किसी को? नोप। ऑलराइट, केशा, आप शायद एंट्री लेने में थोड़ी दिक्कत फील कर रहे थे आपके नेटवर्क की वजह से, सो मैंने पहले 3 डेफिनेशंस करवा दिए हैं। 11.2 सेशन हमने स्टार्ट किया है, और बस 3 करवाए, इजी कर लो। नहीं सर, मेरा एक अकाउंट ऑलरेडी है तो। अच्छा ऐसा है, ऐसा मुझे पता क्यों नहीं लग रहा एक अकाउंट और। सर मैं फिर से ज्वाइन करूं दूसरा अकाउंट, तो मैं ये अकाउंट से लीव कर दूं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है अभी तो। ओके ऐसे क्लास जैसा हो गया। क्लास में हमारे साथ होता था, सर ये सीट बड़ी अनकंफर्टेबल है, सर चेंज कर लूं क्या मैं? अब दिस इज न्यू नॉर्मल, अकाउंट सूट नहीं हो रहा सर, नया अकाउंट से जाएंगे। ठीक है भाई। आता है कैलोरीमेट्री। ये जो कैलोरीमेट्री है ये फिजिक्स की एक ब्रांच ही है। इस ब्रांच में हम बेसिकली हीट के मेजरमेंट किया करते हैं। कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट। और बड़े, अगर आप स्कूल में जाने का मौका मिला होता 11th में, तो आपकी स्कूल में आपको ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है कैलोरीमेट्री का, बट अब क्योंकि मिला ही नहीं है तो जितना बुक समझा सकती है उतना समझो। बड़ा इजी होता है इसका प्रिंसिपल ज्यादा टफ नहीं है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है नोट्स में देखोगे तो, heat lost by cohort body is equals to heat gained by cold body। बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि सपोज करो, क्यों शायद नहीं पा रही, सपोज करो कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, उसमें बहुत गर्म पानी है, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, इतना गर्म है। आपने एक मेटल का क्यूब लिया जिसको आपने -20 डिग्री सेल्सियस पर रखा था।
एक मेटल का क्यूब विच इज प्रेजेंट एट -20 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या किया आपने, डाल दिया गरम गरम पानी में, क्या होगा? कॉमन सेंस यूज करना है, कॉमन सेंस यूज का प्रिंसिपल है। धनुष्का क्या लगता है? Sir, slowly it will start getting hot. तो अगर वो हीट लेने लगेगा तो वाटर के साथ क्या होगा? It will getting means cold. The बेसिकली temperature will get down. यस, मतलब जब आप एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में डालते हो या कोल्ड को हॉट में, तब क्या होता है, कोल्ड बॉडी हीट गेन करने लगती है और हॉट बॉडी हीट को लूज करने लगती है। जितनी हीट गेन की होगी हॉट कोल्ड बॉडी ने, उतनी हीट लूज की होगी हॉट बॉडी ने। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, इसी पर न्यूमेरिकल आते हैं। और वो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया। अगर आपको मैंने सी का फॉर्मूला बता दिया है तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और अगर गैस की बात हो रही है, मोल्स की बात हो रही है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। ये फॉर्मूले लिख के बॉक्स बना दो, बड़े काम आएंगे। तो ये हीट का फॉर्मूला यहां से मिल जाता है आपको, जिसमें एम क्या है, मास, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। हर वाटर की अलग होती है, आयरन की अलग होती है, एल्यूमिनियम की अलग होती है, सब मटेरियल की अलग होती है। क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा। और डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो इस पेज पे जितना इंपॉर्टेंट था 11.2 के, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपको ले चलते हैं थोड़ा आपके 8th 7th 9th वाले टूर पर, जो कि आप मेरी हेल्प करेंगे। डायग्राम देखते से आपको पता लग जाएगा। एक स्टेट होती है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होगा गैस। आपको बचपन में प्रोसेसेस बताई गई थी कि जब कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इनमें कन्वर्ट हो, तो उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं। तो प्रोसेस आपको मुझे बतानी है, मैं सिर्फ एरो एरो बना के छोड़ देता हूं। तो जैसे एक प्रोसेस होगी जब चीजें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, तो लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट होती है। तो एक प्रोसेस, दो प्रोसेस इधर इधर आ जाएगी। लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो तो एक प्रोसेस बनती है, और गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो तो एक और प्रोसेस आ जाती है। सिमिलरली गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस। अब आपको इसमें से सिर्फ एक में दिक्कत आएगा, बाकी तो आपको सब आनी चाहिए। तो 1 बाय 1 करके बताते जाओ भाई। प्रांजलि, सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रोसेस को? मेल्टिंग। मेल्टिंग। भाई सिंपल सा बेसिक प्रोसेस पड़ा हुआ है, सॉलिड टू लिक्विड होगा तो ये बन जाएगा प्रोसेस मेल्टिंग। और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो कशिश, तो क्या हो जाएगा? सर फ्यूजन। सॉरी, फ्यूजन और फ्रीजिंग दो टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो फ्रीजिंग भी यूज कर सकते हो, और आपके बुक में फ्यूजन भी दिया होगा, तो फ्रीजिंग या फ्यूजन। ठीक है, फिर आएगा लिक्विड से गैस। जब लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं हम? इवापोरेशन। इवोपरेशन, या एक और वर्ड होता है बॉइलिंग, बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वो भी यूज कर सकते हैं अपने। और गैस से लिक्विड में हो रहा हो तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। फिर आता था सॉलिड से गैस। सब्लिमेशन। ये सुन के बड़ा अच्छा लगता था जब सिखाया जाता था, वाह ऐसा भी होता है, सब्लिमेशन।
गैस टू सॉलिड पता है क्या? डिपोजिशन। इति इति को कहाँ से पता लग गया ये? इति सच्ची बता, तूने कहाँ पे पढ़ लिया ये? सर वो स्कूल में करवाया था। मैं कभी पूछता हूँ, किसी को पता नहीं होता, बट वेरी गुड। डिपोजिशन। हर बार स्टूडेंट बोलता है सर सब भर देंगे, ये वाला आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, क्योंकि पढ़ाया शायद नहीं जाता था लोअर स्टैंडर्ड में। डिपोजिशन सिर्फ प्रोसेसेस है और कुछ नहीं ना, आपको डेफिनेशंस दी है, इसलिए मैंने एक बार इस साइकिल के थ्रू बता दिया। अच्छा, एक और डेफिनेशन आता है ट्रिपल पॉइंट का। मतलब इतनी ध्यान तो देती है स्कूल में। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट किसी को पता? कुछ तो होता, बोलो कश्मी। जब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एक पॉइंट पे हो जाते, मतलब तीनों स्टेट में कोई सब्सटेंस होता। तेरा फेरी कर रही तो इधर की इधर। वापस बोल व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? तीनों स्टेट जब एक ही साथ हो, मतलब जो सब्सटेंस तीनों स्टेट में एक ही साथ हो। ट्रिपल पॉइंट, यस यस, भावना समझ गया मैं कश्मीर तेरी, कि जब ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड की तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही होती है साइमल्टेनियसली। मतलब उस वक्त गैस भी बन रही होती है, उस वक्त लिक्विड भी बन रहा होता है, उस वक्त वो सॉलिड में भी होता है, और उस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। पॉइंट या पॉइंट को बोला जाता है, और टेम्परेचर का वैल्यू होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। फ़ारेनहाइट में तुम लिख लेना, सब मेरे से मत लिखो। ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड की तीनों स्टेट साथ में को एग्जिस्ट करती है। गैस भी होता है, लिक्विड भी होता है। आप में से जो भी हमारे उसमें था क्विज़िकॉन में, विश्वा थी आई थिंक, अब आई डोंट नो, एक राउंड में हमने बाद में शायद पूछा था, या तुम्हारे राउंड में पूछा था, एक राउंड में हमने ट्रिपल पॉइंट पूछा था कि कौन सा पॉइंट, कौन सा एक स्टेट होती है जहां पे तीनों, नहीं सॉरी, कौन से टेम्परेचर पे तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर रही होती है, वो होता है ट्रिपल पॉइंट, याद रखना। और उसका टेम्परेचर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड नहीं करता? हाउ हाउ तो इसका सिंपल सा आंसर अभी मैं ये दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा नहीं। ध्रुवी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है लिक्विड का? वाटर का लू तो स्पेसिफिकली, चलो ऐसा होता है ध्रुवी 0 डिग्री सेल्सियस। तो अरे अनम्यूट तो कर सकती है, मैंने तो आज वो तुमसे परमिशन छीनी ही नहीं, दे के रखी हुई है। तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है। मतलब हमको ये बचपन से सिखाया गया है कि जब 0 डिग्री पे आता है वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और सिखाया गया है कि जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होगा। बट ये सिखाते वक्त कभी इस चीज पे जोर ही नहीं दिया टीचर ने कि ये बोलते वक्त आपको ये भी बोलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन होगी तो ये चीज होती है। नॉर्मल सिनेरियो में ये हो रहा होता है जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का ध्यान रखा जाता है। बट अगर मैं प्रेशर को के साथ थोड़े हेर फेर करूं, प्रेशर की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ाऊं या बहुत ज्यादा कम कर दूं, तो मैं जो उसको मैं 120 तक भी बॉईल करवा सकता हूं या 80 पर ही बॉईल करवा दूं, सिर्फ प्रेशर के वेरिएशंस को चेंज करा के। तो याद रखना कि ये 0 और 100 कोई एब्सोल्यूट फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ तब की वैल्यूज है जब हम एसटीपी बोला करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। प्रेशर की वैल्यू को बढ़ा के या कम करके सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज किए जा सकते हैं। वो मैं आऊंगा थोड़ी देर में उस टॉपिक पे, उसके एप्लीकेशंस भी बहुत सारे हैं। क्यों भाई, हिली एरियाज में कुकिंग में दिक्कत होती है, अगर आपने कभी सुना हो, क्या स्केटिंग करते वक्त आप इतनी इजीली कैसे आइस स्केट्स कर लेते हैं,
या स्नो बॉल्स बनाते वक्त साला एक बॉल एक हाथ में, एक बॉल एक स्नो एक हाथ में, दोनों को बनाते तो चिपक जाता है, एक बड़ा बॉल बन जाता था। ऐसा कैसे होता होगा? तो वो सबके आंसर यहाँ पे ही छुपे हुए हैं। तो करेंगे उसकी भी बात अपने थोड़ी ही देर में आज के लेक्चर में। पहले अपने दूसरे पॉइंट समझते हैं। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं अभी तक। अच्छा, एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से। आपके सामने एक बॉडी है, लेट्स सपोज एक बॉडी है जिसका कुछ मास होगा और उस बॉडी का हीट सप्लाई की जा रही है, उस बॉडी को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। देन हाउ विल यू नो कि उस बॉडी को हीट मिल रही है या नहीं? आप टच नहीं कर सकते हो उसको, टच करने का परमिशन नहीं है, थोड़ी दूर से देख रहे हो। आपको कैसे पता लगेगा कि उस बॉडी को हीट मिल रही है या नहीं मिल रही है? हीट की आंखें कौन होगी? हीट को देखने का तरीका क्या होगा? कशवी, स्टीम अगर ना निकले तो मैं बोलूं स्टीम भी नहीं निकल रही। यश बोलता है इट विल एक्सपांड, एक्सपेंशन वैसे ही इतना नेग्लिजिबल होता है यश की दूर से तू देख भी नहीं पाएगा, वो तो मेजरमेंट पे पता लगता है, आंखों से नहीं दिखने वाला। सोचो, आंसर तुम्हें पता है ऑलरेडी। प्रांजलि ने बोला चेंज इन स्टेट। प्रांजलि में बोलता है स्टेट भी चेंज नहीं हो रही है, वाटर है वाटर में ही है। 10 डिग्री वाला वाटर था, उसको हीट दी जा रही है, बस। कैसे पता लगेगा कि उसको हीट मिल रही है नहीं? आप टच भी नहीं कर सकते, स्टीम भी नहीं निकल रही है। प्रेशर, कशिश, ये सब चीजें वो है वो जो मेजर करनी पड़ती है। मैं तो बोल रहा हूँ दूर से क्या चीज आपको दिख रही है उस बॉडी का जिससे आपको आइडिया लग जाए कि भाई इसको हीट सप्लाई की जा रही है या इससे हीट निकाली जा रही है। कुछ तो होगा। प्रेशर भी राइट आंसर तो नहीं है। आपको आंसर पता है? सर वेपर। वेपर, वही अगेन स्टीम में को उसने बोला, मैं बोल रहा हूँ वेपर वेपर स्टीम कुछ भी नहीं निकल रही, कुछ नहीं है। प्रांजलि, वाइब्रेशंस भी नहीं दिख पाएंगे, वो अंदर हो रहे होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, तो दिख नहीं पाएंगे। अरे इतना इतना टेक्निकल क्यों जा रहे हो? बहुत बेसिक है, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया है। हीट का मेजरमेंट कौन होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसका मेजरमेंट कौन था स्टार्टिंग में? या तुमने तो यार क्लास की एसएस कर दी मेरी पहली क्लास की मेहनत। फर्स्ट क्लास में मैंने तुमको लिखवाई है 2 डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस। वेरी गुड धनुष्का। टेम्परेचर, अरे हीट की आंखें होती है टेम्परेचर। अगर बॉडी का, अच्छा यश का भी आंसर आएगी इतनी देर में, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो दैट मींस उसको कहीं ना कहीं से हीट सप्लाई हो रही है। तो सामने थर्मोमीटर लगा हो तो बिना देखे बता सकते हो ना, सिर्फ थर्मोमीटर लगा दिया, अगर आपको उसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा इसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही है। और इसका टेम्परेचर अगर कम हो रहा हो मतलब उससे हीट निकाली जा रही है। तो टेम्परेचर क्या होता है? हीट की आंखें। वो आपको ये बताएगा कि बॉडी को हीट मिल रही है या बॉडी से हीट निकाली जा रही है। तो टेम्परेचर को देख के आप आइडिया लगा सकते हो। यस विश्वा? हाँ सर, टेम्परेचर भी तो मेजर करना पड़ेगा ना। आप पर सामने अगर वो लगा हुआ हो तो मैं बोल रहा तो हूँ वैसे तो प्रेशर भी पता चल जाएगा ना। वही बता, तो सर। अरे रुको, कैसे पता लगेगा मुझे बताओ। ओपन कंटेनर है, अब आप आपको ठंड में आपने रॉड लगाई, पानी गर्म कर रहे हो, पता कैसे लगेगा प्रेशर? ओपन कंटेनर हो, रॉड लगाते हो तो प्रेशर वैसे बैलेंस हो जाता है, प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं अगर कंटेनर ओपन हो। मैंने तो कंडीशन दी नहीं है ओपन और क्लोज की, कंडीशन तो देनी पड़ेगी ना मेरे को। प्रेशर कुकर में प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वो क्लोज होता है। बट एक ओपन वेसल में आप पानी को गर्म करते हो तो वहां पे कोई हाई प्रेशर नहीं होता है। तो उसके लिए तो मुझे और सेटअप देना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ सामने टेम्परेचर देख लो, थर्मोमीटर लगा दो। भाई आरजी प्रजापति अपनी बैच में तो है, बट आज कुछ ज्यादा लेट नहीं आएंगे। तो बेसिकली हीट की आंखें, मैंने आपको पहली 2 क्लास में क्या बताया था? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी। याद आया? याद आया?
हाँ, तो बेसिकली टेम्परेचर से ही देखकर आप बता सकते हो बॉडी को हीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उससे हीट निकाली जा रही है, हीट दी जा रही है। बट ये नहीं समझाना चाहता था मैं अभी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ऐसे भी हमने कुछ सिनेरियोज देखे जहां पर आप हीट सप्लाई तो करते हो फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सॉरी काश्मीर, ठीक है, थर्मोमीटर बोलता तो पता नहीं लग जाता टेम्परेचर, इसलिए तो मैंने 10 डिग्री वाला हिंट दिया था। एक वाटर है 10 डिग्री पे है, तो 10 डिग्री मतलब मुझे टेम्परेचर पता है, तभी तो मैं 10 से 20 पे जाएगा। कोई नहीं, 50-50 सबको मार्क्स दिए, बस 50% एक ग्राफ बनाते। ग्राफ नोट्स में भी है, बनाओगे तो टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा भी, तो बना सकते हो। मैं तो बड़ा सा बनाऊंगा। ये है y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। y एक्सिस पे हम कंसीडर करेंगे टेम्परेचर को और x एक्सिस पे कंसीडर करेंगे हीट। अब ये एग्जांपल में स्टार्ट करूंगा आइस से, कि मेरे पास कुछ आइस है जिसका इनिशियली टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। तो स्केल स्टार्ट हो जाएगी माइनस से, -20, -10, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100। यहां पर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन 110, 120 एंड सो ऑन। अब जब आप एक -20 डिग्री वाली आइस को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, -20 से -15 पे जाएगा, -10 पे जाएगा, -5 पे जाएगा, 0 पे भी जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ कैसा जाएगा, कुछ ऐसा। मतलब जब आपने उसको हीट दी तो हीट x एक्सिस पे बढ़ रही है और y एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा फॉलो होते हुए गया। और इस वक्त जो आप हीट सप्लाई करते हो उस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, अभी बताया। तो अभी आपकी जो -20 डिग्री वाली आइस थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, 0 डिग्री पर। तो यहां पे क्या है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या देखा, यहां पे अब मेरा हीट का सोर्स बंद नहीं हुआ, हीट मैं कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां से यहां तक जब हीट दे रहा था तो टेम्परेचर बढ़ा, पर जब इसके बाद मैंने हीट देना स्टार्ट किया तो ये ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही मूव किया, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा। बट कब तक, जब तक ये पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो गई। तो इस पॉइंट पे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले -20 वाली आइस 0 डिग्री में कन्वर्ट हुई और फिर वो 0 डिग्री वाली आइस पूरी तरीके से कन्वर्ट किस में हुई, वाटर में। तो इधर कौन सी प्रोसेस हुई, इस लाइन पे प्रोसेस कौन सी चल रही है, फेस चेंज की, स्टेट चेंज हो रही है, आइस से वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फेस चेंज। यहां पर हमने ऐसा ऑब्जर्व किया, ये प्रैक्टिकल बना हुआ ग्राफ है, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जब ये आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री पे और हीट का सोर्स अभी भी चालू है, तो क्या हुआ, वापस से ये ग्राफ नॉर्मली जैसा दिखना चाहिए था वैसा ही बन गया कि भाई अब जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए वाटर का, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे अब मैंने इसको हीट सप्लाई दी टेम्परेचर भी बढ़ने लग गया। फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, वाटर आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पे।
बट अब वापस से वो अजीब सी प्रोसेस वापस हुई। मतलब अब मेरा हीट का सोर्स तो चालू ही है, बट स्टिल जब मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ग्राफ ऊपर नहीं आगे जा रहा है इस तरीके से। मतलब हीट तो मिल रही है पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर एज इट इज ही है। कब तक? जब तक 100 डिग्री वाला वाटर पूरी तरीके से स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया। तो यहाँ पे स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रोसेस कौन सी हुई? फेज चेंज की, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ। जब पूरी तरीके से वाटर 100% स्टीम में कन्वर्ट हो चुका है एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ग्राफ वापस से स्ट्रेट चला गया। अब स्टीम का टेम्परेचर वापस बढ़ने लग गया। तो यहाँ पे भी जो हीट दी होगी वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे दो ऐसे पार्ट आए हैं। अब आप ध्यान, ये भी ना यार अलग सही है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था हीट की आंखें टेम्परेचर है। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा हो दैट मींस उसको हीट कहीं ना कहीं से मिल रही है। क्या मैंने यहाँ पे हीट दी थी? यस, हीट तो दी थी, बट क्या उस हीट से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा? नो। तो यहाँ पे मेरी जो हीट है वो छुपी हुई है, वो हिडन है, वो मुझे दिख ही नहीं रही है क्योंकि दिखने का सोर्स तो टेम्परेचर था और टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसी हीट को क्या बोला जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। यस, वेरी गुड हितांशी, यश। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। तो ये जो हीट है उसको हम देख ही नहीं पा रहे, बट सिर्फ इतना पता लग रहा है कि ये हीट करती क्या है? फेस चेंज। जब तक 0 डिग्री वाली आइस पूरी तरीके से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ने देती है ये। जब तक 100 डिग्री वाला वाटर 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। तो इस पूरी प्रोसेस में 2 बार जो हीट दी है हमने वो दी है लेटेंट हीट। तो इधर आई एक लेटेंट हीट और इधर आई एक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है एल से और इसका फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम। एल इज इक्वल टू क्यू बाय एम। लिख लो डेफिनेशन। यस केविना, क्लास के बाद मुझे मैसेज करना, भेज दूंगा। सो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to change the state of latent heat की definition लिखवा रहा हूं मैं। it is the amount of heat required to change the state of, it is the amount of heat required to change the state of unit mass of the substance, unit mass of the substance at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure is called latent heat of the substance, is called latent heat of the substance, is called latent heat of the substance। तो आप देख सकते हो मैंने डेफिनेशन को रीड करोगे तो फॉर्मूले को रिलेट कर पाओगे। एम को कर दिया यूनिट, तो एल का वैल्यू क्यू के बराबर है, तो यहां से क्यू का वैल्यू क्या हो जाता है? एम एल। तो इस वक्त जो ये इंक्लाइन लाइन है, इधर जो हीट दे रहा है वो कैसे निकाली जाती है? एम सी डेल्टा टी से, और इधर जो हीट होती है उसको कैसे निकाला जाता है? एम एल से। Q इज इक्वल टू एम एल, और ये एल क्या है? लेटेंट हीट। अब इस पूरे के पूरे ग्राफ में विश्वा गोहिल हमने लेटेंट हीट कितनी बार दी? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। एक बार जब वो मेल्ट हो रहा था, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और एक बार जब वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे, स्टीम में कन्वर्ट हो रहे। तो इसी के बेसिस पे हमने लेटेंट हीट को 2 कैटेगरी कर दी। लेटेंट हीट के 2 फॉर्मूले बनाए, एक होता है LV या LF, एक होता है LF और दूसरा होता है लुई विटॉन, जो कि नहीं है
इसको बोलते लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इधर जो प्रोसेस हो रही होती थी वो क्या होती, मेल्टिंग या फ्यूजन होता है। लेफ्ट जाओगे राइट जाओगे तो डिपेंड करता है मेल्टिंग फ्यूजन पर। इस वाली लेटेंट हीट को बोला गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस वाली लेटेंट हीट को बोला गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ आया? तो लेटेंट हीट दो बार दी तो दोनों की कैटेगरी कर दी, एक को बोल दिया फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ, और एक को बोल दिया वेपराइजेशन। अब आप अपने नॉलेज को, अपने बेसिक कॉमन सेंस को यूज करके बताओ दोनों में से कौन सी लेटेंट हीट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, वेपराइजेशन ज्यादा होना चाहिए या फ्यूजन ज्यादा होना चाहिए, और क्यों? वाई आएगा हमेशा। सोचो सोचो। ठीक है भाई, कश्विन अपना आंसर रजिस्टर करवा दिया है। सर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे? ये क्वेश्चन रिपीट करवाओ बस तुम। क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ दीज टू लेटेंट हीट, one is latent heat of fusion and another one is latent heat of vaporization, which one is greater? किसका वैल्यू ज्यादा होगा एंड क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि उसी का ज्यादा होगा? मैंने मेरे कॉन्वर्सेशन में, चलो विश्वा ने भी बता दिया अपना आंसर, कश्वी विश्वा से भी आंसर है आपके। ऐसा मैंने बोलते वक्त आपको वीडियो ऑफ करने का बिल्कुल नहीं बोला। मैं बोलते बोलते मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ ही नहीं कि चलो वीडियो ऑफ कर दो। ऐसा क्यों लगा तुम? ठीक है चलो भाई। विश्वा और कश्वी बोलती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, धनुष्का बोलती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यश बोलता है एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तांशी का भी आंसर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो करेक्ट आंसर इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एलवी का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है एलएफ से। अब समझो क्यों। सॉलिड लिक्विड और गैस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट क्या करता है? उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन सॉलिड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसी की वजह से ये एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। तो जैसे ये पेन में अगर ऐसी पकड़ने की जगह ऐसा पकड़ लूं तो ये बह नहीं जाता है, सिंपल सब अपने मॉलिक्यूल पकड़ के रखे हुए एक दूसरे को। बट वाटर ऐसा नहीं है। अब एक ग्लास ऑफ वाटर लूं और उसको थोड़ा सा बेंड करूं तो भाई पानी बाहर आ सकता है, मतलब ऐसे टिल्ट कर दूं ग्लास को तो। बट अगर मैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको थोड़ा वीक कर दूं तो चांसेस है ये बह जाएंगे। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कभी भी ज्यादा हीट नहीं देनी पड़ेगी। आप हीट दो, बॉन्ड्स थोड़े वीक हुए, क्योंकि क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी बहुत दूर दूर होते हैं? नहीं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी तो नजदीक होते हैं, सॉलिड के भी नजदीक थे, बस एक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा था, एक में थोड़ा सा लूज कर दिया तो फैल गए, बह गए। बट अब आप अगर वाटर से गैस को कंपेयर करो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस को, तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत दूर नहीं होते एक दूसरे से? तो इतना दूर भेजने के लिए क्या ज्यादा हीट नहीं भेज देनी पड़ेगी आपको? अगर आपको इतना दूर गैसेस के मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जितना करना है, कहां से? लिक्विड से, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो बहुत नजदीक होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। इस वजह से आपको इस वक्त ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एक लिक्विड को कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। बट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतना हीट नहीं देना पड़ता है, थोड़ा भी दोगे तो वो बह जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस कश्वी? सर जो सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उनमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। मुझे दूर नहीं करना है उन्हें, मुझे वो वीक करना है। तेरा पहले तो एक बार ओके, आप मुझे बताओ, आप बताओ, मैं क्या बताऊं?
बैकग्राउंड न्यूज चल रहा है तुम्हारा कुछ ऐसा। मैं बोल रहा हूं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को आपको बहुत दूर नहीं भेजना है, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ लूज करना है। तो लूज करने के लिए आपको कम एनर्जी में भी काम बन जाएगा, एनर्जी तो दे ही रहा हूं ना, वो करेगी क्या, लूज करेगी जाके। बट जब उसको बहुत दूर भेजना हो, गैसेस दिखती भी नहीं, लिक्विड को देख तो पा रहे हो तुम, गैस तो इतने मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं एक दूसरे से कि आप देख भी नहीं सकते हो अपने नेकेड आई से। तो इतनी एनर्जी देने के लिए आपको, मतलब उसको ऐसा कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी को देना पड़ता है। ये इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया बिकॉज दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 17 इन योर नोट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पूछा जाता है। तो नोट्स में से पढ़ना है एग्जाम्पल 17। तो जो हमने बात की वो वहां पे दी है कि नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, एग्जाम्पल 17 पढ़ने के पहले अपना नोट्स का पॉइंट नंबर 13 पे जाओ, लेटेंट हीट पर, उसमें कुछ करेक्शन से वो करो। पॉइंट नंबर 13 का जो सेकंड पॉइंट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी डेफिनेशन के एंड में क्या लिखा हुआ है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे वेपराइजेशन है तो वेपराइजेशन लिखो ना, फ्यूजन क्यों लिखने का। तो वो नोट्स में सही करो एक तो। दूसरा, इट इज उसी के नेक्स्ट लाइन में, इट इज डिनोटेड बाय, या सीटी एलवी पीस, तो वहां पे भी वो चेंज करना पड़ेगा। दोनों की वैल्यूज देख सकते हो आप, वैल्यूज भी दी है। फॉर आइस इट इज 3.3 इंटू 10⁵5, फॉर वाटर इट इज 22.6 इंटू 10⁵5। कितना ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा है, देनी पड़ रही है। 10 की पावर दोनों के लिए सेम है। जब आप 3 जितनी एनर्जी वाटर को देते हो, सॉरी आइस को देते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। बट अगर आप 22 जितनी एनर्जी दोगे वाटर को, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ऑलराइट, डन ये वाला पार्ट। एक चीज जो आपको, आपके किसी दोस्त को नहीं पता होगी, जो यहां पे नहीं कहीं और जाता है, वो मैं बताता हूं। यहां पर जो हीट दी है उसको नाम क्या दिया है, लेटेंट हीट। ये वाली हीट का नाम क्या रख दिया, लेटेंट हीट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस हीट का नाम क्या होता है, किसी ने सुना है तो बताओ। ये हीट का फॉर्मूला तो मैंने दे दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, पर क्या इस हीट का नेम पता है क्या होता है। कुछ तो होना चाहिए ना यार। जो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, फेस को चेंज करती है, वो हो जाती है लेटेंट हीट। पर जो हीट टेम्परेचर बढ़ाती हो उसको क्या बोलोगे। ये तो टेम्परेचर बढ़ा रही थी ना, ब्लैक लाइन्स। सोचा कभी, कुछ तो होगा, पता नहीं होता किसी को। सेंसिबल हीट, तो नाम याद रखना, कभी आ जाए या किसी को क्रॉस चेक कर लेना, फ्रेंड को जो कीस्टोन नहीं आता बाहर आता है, बोलो तेरे को पता है इस हीट को क्या बोलते हैं, नहीं पता होगा, याद रखना सेंसिबल हीट। जो कि ऐसा सेंसिबल नाम लगता नहीं है, पर है तो क्या करें है। तो सेंसिबल हीट उस हीट को बोला जाता है जो टेम्परेचर बढ़ा रही होती है, और लेटेंट हीट उसको बोला जाता है जो फेस चेंज कर रही होती है। डिफरेंस क्लियर है सबको, सब जाग रहे हैं पक्का, सबको मैं एक ही दिख रहा हूं, मेरे जितने भी लेटर्स एक एक दिख रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब बात आते हैं इस पूरे चैप्टर का, इस सेशन का एक दो पॉइंट ही बचे हैं, वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्या बताने की जरूरत है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, पॉइंट्स तो सबको पता है, चीजें मेल्ट होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और बॉयल हो जाती है। बताने की जरूरत क्या है, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर। मतलब प्रेशर के साथ ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो जाते हैं। अब उसको थोड़ा समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजिंग सा है, मैं पहले बता रहा हूं, तो अपने सब सेंस को एकदम चालू कर लो, स्टार्ट, 2-3 चूटियां खोल लो अपने को, ऐसे पिंच कर लो, सब सेंस एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं पहले नॉर्मल लिक्विड्स की बात करता हूं, बट नॉर्मल लिक्विड और अबनॉर्मल लिक्विड में आपको तो अभी अबनॉर्मल पढ़ा ही नहीं आपने, क्योंकि आपने एनोमोलस एक्सपांशन नहीं पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, एनोमोलस एक्सपांशन। चलो वो पढ़ते हैं पहले। वाटर के पास एक अजीबोगरीब बिहेवियर दिया हुआ है,
ऐसा बिहेवियर जिसकी वजह से, ऊपर वाले ने दिया है, मेरा और आपका कुछ नहीं है उसमें, जिसने दिया है वो इसलिए दिया है सो दैट एक्वेटिक स्पीशीज जो है हमारी वो सरवाइव कर सके विंटर्स में। और अगर ऐसा अनयूजुअल बिहेवियर वाटर के पास ना हो तो बेसिकली हमारी कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज, अंटार्कटिक जैसे एरिया जहां पे इतनी ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर होते हैं, वहां सर्वाइव ही नहीं करेगी। वो क्या है वो समझो। जब एक वाटर 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है और उसके टेम्परेचर को मैं कम करके 20 तक लेके आता हूं, टेम्परेचर को कम कर रहा हूं मतलब मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं उनका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। जो जो मैं बोलूं उसको समझते जाना। वॉल्यूम, क्योंकि नजदीक आ रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वी नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के कम होने से डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो वाटर 27 पे था और जो 20 पे था, उसमें 20 वाले की डेंसिटी 27 वाले से ज्यादा है। ठीक है, डन। अब 20 वाले को मैं लेके चले गया 10 पे, तो टेम्परेचर और कम करने पर वॉल्यूम और कम हुआ होगा और डेंसिटी और बड़ी होगी। ये पूरी कहानी कब तक चलती है? 4 डिग्री तक। 4 डिग्री तक वाटर नॉर्मल बाकी लिक्विड्स की तरह ही बिहेव करता है, जो नॉर्मल बिहेवियर था। बट यहां से इसका अबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट होता है। एनोमोलस एक्सपांशन में जो एनोमोलस है वो उसके अनयूजुअल अबनॉर्मल बिहेवियर की बात की गई है। नॉर्मल से विपरीत ऐसा बोलते हैं। विपरीत गुजराती में क्या बोलेंगे? ऐसा उल्टे, सही बोला मैंने ये वर्ड गुजराती? ठीक है, सवाल है। अब हुआ क्या, अगर मैं उसको 4 डिग्री से 0 डिग्री तक लेके जाऊंगा तो अभी भी तो टेम्परेचर कम ही हुआ है, तो कायदे से तो उसका वॉल्यूम और कम होना चाहिए था, डेंसिटी और बढ़नी चाहिए थी। ऐसा होता नहीं है, यहां से चीज हो जाती उल्टी। जस्ट चेंज, यहां से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया और डेंसिटी वापस से कम होनी स्टार्ट। मतलब यहां से यहां तक आते आते 4 डिग्री पर हुई कुछ डेंसिटी, वो मैक्सिमम डेंसिटी थी। 4 के बाद 0 तक अगर ये नॉर्मली बिहेव करता तो 0 डिग्री पे डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। इसका बिहेवियर अबनॉर्मल है। मतलब 4 डिग्री से जब नीचे टेम्परेचर जाता है तो उल्टा बिहेव करने लग जाता है, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप मुझे ये बताओ, जब मैं 4, अगर इस पाथ पे आते वक्त डेंसिटी बढ़ रही थी, देखो 27 से 20, 20 से 10, 10 से 4 डेंसिटी बढ़ रही थी, तो ऊपर जाते वक्त डेंसिटी कम होगी, नीचे जाते वक्त भी डेंसिटी कम हो रही है अब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से। तो क्या मैं बोल सकता हूं वाटर की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो कौन से टेम्परेचर पे होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद करो चैप्टर 10 में आपको जब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, तो रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या बोला था आपको? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा टर्म यूज किया होगा, नहीं तो नोट्स आपके पास है, देख सकते हो आप जाके। तो वो जो डेंसिटी आप 1000 यूज कर रहे हो ना अभी तक वाटर की हर जगह, 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कौन से टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है वाटर के डेंसिटी की। याद रख पाओगे? टफ तो नहीं है। इसको बोलते हैं वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर। अब समझो ये चीज एक्वेटिक स्पीशीज के काम कैसे आई। विंटर्स में जब टेम्परेचर, बेसिकली जब हम समर से विंटर्स में एंट्री ले रहे होते हैं, मानसून बाकी सब सीजन भी आता है, विंटर्स आने वाला है, तो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का कम होने लगेगा। 27, 25, 23 बाई 20, 15, 10। जब वो टेम्परेचर सरफेस का वाटर, ये सरफेस वाटर की बात करो, ओशन के सरफेस वाटर का टेम्परेचर अलग होता है, अंदर वाले का अलग होता है। जो चीज सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसका टेम्परेचर, जो बाहर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वही हो जाता है। ठीक है, तो जब 4 डिग्री पे टेम्परेचर आया होगा तो ये सरफेस वाला पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया होगा जो सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर डेंसिटी ज्यादा हो गया तो मतलब वो पानी भारी हो गया, हैवी हो गया।
डेंसिटी, किसी भी चीज की डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? वो ज्यादा हैवी होता है, यही समझते हो? लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोलूं, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई भारी, डेंसिटी जितनी ज्यादा उतना भारी ऑब्जेक्ट। तो जब टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 4 डिग्री पे आया तो जो ये सरफेस पे वाटर था वो सरफेस वाला वाटर हो गया भारी, और हैवी होने की वजह से वो कहाँ चला जाता है? डेप्थ में, ओशन के। बट अपनी जगह ये छोड़ के गया है, तो जो नीचे वाला अलग वाटर था, लाइट वाटर, वो ऊपर आया होगा। अब टेम्परेचर का वैल्यू गिरना बंद थोड़ी ना हुआ है, 4 के बाद 3 पर भी आएगा, 2 पर भी आएगा, 1 पर भी आएगा, और जैसे ही सरफेस वाले वाटर का टेम्परेचर 0 होगा वो क्या होने लगेगा? फ्रीज। बट अंदर वाला तो अभी भी 4 डिग्री पर मेंटेन है, वो थोड़ी 0 डिग्री पे था, वो तो बाहरी होने की वजह से नीचे चला गया। बिकॉज ऑफ दैट सरफेस तो पूरी आइस में कन्वर्ट हो जाती है, बट अंदर पानी रह जाता है, और जो एक्वेटिक स्पीशीज होती है वो डेप्थ में सरवाइव कर जाती है जब तक वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होता। अगर ये बिहेवियर नहीं होता, सपोज करो ये बिहेवियर होता ही नहीं, नॉर्मली चल रही होती गाड़ी, तो पूरा का पूरा ओशन ही आइस में कन्वर्ट हो जाता। जिंदा कहां से रहते फिर बेचारे एक्वेटिक स्पीशीज? यस अश्विन, जो सरफेस पर था, ठीक है, तो वो भारी होने की वजह से नीचे चला गया। अब वो तो नीचे है, वो तो सरफेस के कांटेक्ट में बचा नहीं, तो अब जो सरफेस पर आएगा उसका टेम्परेचर कम होने लग जाएगा। तो जैसे 3-2 जब ये वाटर सरफेस पे पहुंच रहा था तब तक सरफेस का टेम्परेचर क्या हो गया? 0 डिग्री। तो ये सरफेस पे पहुंचते से फ्रीज होना स्टार्ट हो गया, पर ये भारी पानी नीचे बच गया जो 4 डिग्री पर था, वो थोड़ी सरफेस के कांटेक्ट में, तो नीचे पानी पानी ही रहेगा, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। बस इसमें इतना इतना ही समझने का है, ठीक है? तो ये वाला बिहेवियर वाटर का अबनॉर्मल था, इसको बोलते हैं एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है टेम्परेचर कम होने पे, तो अनयूजुअल एक्सपांशन है ये, नॉर्मल लिक्विड्स में नहीं देखा जाता है। नॉर्मली तो ये वाला सिनेरियो था, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वाटर में ये बिहेवियर देखने को मिलता है, स्पेशली वाटर में। किसने दिया? ऊपर वाला, अपन ने कुछ नहीं, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें बताता हूं वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर। चले पढ़ सकते हैं? पहले नॉर्मल लिक्विड्स की बात कर रहा हूं। नॉर्मल लिक्विड जब मेल्ट हो रहे होते हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे होंगे और मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, नॉर्मल लिक्विड्स की बात कर, किसी एक लिक्विड की बात करता हूं, सपोज कर कोई लिक्विड है जो 10 डिग्री पे मेल्ट होता होगा, जनरल लिक्विड की बात की, कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है जो 10 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है इन नॉर्मल या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में। अब क्या किया, मैं उसको हीट दे रहा हूं, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री तक आया और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स दूर जाना स्टार्ट हो रहे हैं, विजुअलाइज हो रहा है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया बाहर से, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा तो क्या मैं मॉलिक्यूल्स को दूर जाने दे रहा हूं? नहीं, हीट उनको दूर ले जा रही थी जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहे थे। बट अगर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रख दिया तो क्या मैंने दूर जाने दिया मॉलिक्यूल्स को? मैंने नहीं जाने दिया। तो अब बताओ क्या वो 10 डिग्री पे मेल्ट होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने होने ही नहीं दिया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया ज्यादा। अब अगर उसको मुझे मेल्ट करवाना है तो क्या मुझे और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से? तो बेसिकली जब मैं और एनर्जी सप्लाई करूंगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट्स से कहीं 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो जो नॉर्मल एसटीपी कंडीशन में 10 डिग्री पे मेल्ट हो जाता था, मैंने उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा दिया जस्ट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इन नॉर्मल कंडीशन में मैं बोल सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। विजुअलाइज हुआ? मैं यही चीज आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी बताता हूं।
अगर एक कंटेनर है और उसमें लिक्विड है, ऑलरेडी लिक्विड है, और उसको हीट सप्लाई मिल रहा है, हीट सप्लाई मिलेगा तो ये मॉलिक्यूल बाहर जाना चाहेगा वेपर में, क्योंकि इनके बीच का दूरी तो बढ़ता जाता है। अभी मैंने बताया था लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जब डिस्टेंस बढ़ाते हो तभी वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। और वो डिस्टेंस बढ़ कैसे रहा होता है, हम हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। बट अगेन सेम चीज, ये मॉलिक्यूल इससे दूर जाना चाहता है और वेपर्स में कन्वर्ट होना चाहता है। बट अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मैं दूर जाने ही ना दूं तो फिर उसको लिक्विड में ही रहना पड़ेगा, मेंटेन रहना पड़ेगा लिक्विड बन के। तो जो नॉर्मल सिनेरियो में वाटर 100 डिग्री पर बॉईल हो जाता था, ऐसे केस में अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा के रख दिया तो वो 100 डिग्री में भी वो किस में कन्वर्ट रहेगा, वाटर में ही कन्वर्ट रहेगा। अब अगर उसको मुझे वेपर्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे और हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में कई 110 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस पे जाके वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा। लो मैंने चेंज कर दिया उसका बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ा के। तो वो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, आप प्रेशर लगा के या कम करके चेंज करवा सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं ना कि प्रेशर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट इन नॉर्मल सिनेरियो। तो प्रेशर बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट कम भी हो जाएगा। इतना समझ आया? अब इसको एक एग्जांपल से जोड़ता हूं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि हिली एरियाज में कुकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जितना इजी आपकी मम्मी के लिए, आपके लिए अगर आप कुक करते आपके घर पर अभी है, उतना इजी कंडीशंस उनके लिए हिल स्टेशंस पे नहीं होती है, जो हिली एरियाज होते जो ऊपर की तरफ होते हैं। क्यों, वो समझो। आप सभी ने चैप्टर नंबर 10 में प्रेशर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, पढ़ा था। और मैंने ये भी बताया होगा कि जब मॉलिक्यूल्स अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हो तो मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम होता चला जाता है, सबसे ज्यादा सरफेस पर होता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी कम होता चला जाता है। ये पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो ऐड कर लो। एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सभी को पता है। इन मॉलिक्यूल्स का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सरफेस पे। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज होता चला जाएगा तो क्या प्रेशर भी डिक्रीज होता चला जाएगा? इसलिए बोलते हैं कि यहां पर प्रेशर होता है कम, सबसे कॉमन प्रेशर होता है आपका सरफेस पर जैसे आप हिल स्टेशंस पे जाते हो प्रेशर होने लग जाता है कम। बिकॉज हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ऐसा हाइट बढ़ेगी, हाँ ऐसा बोल सकती है। ठीक है बोल सकती है। सो एक चीज तो पता लगी ना कि हिली एरियाज पर प्रेशर का वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू सी लेवल। ये क्लियर है? अब मुझे बताओ, अगर हिली एरियाज पर प्रेशर का वैल्यू कम हो गया तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया होगा वहां पर? अब बेसिकली वाटर, कोई भी खाना कंप्लीटली कुक कब होता है, पकता कब है? सीजता, हिंदी वर्ड है। मतलब जैसे आलू रहते, कभी कभी मम्मी आलू कच्चा रह गया, क्यों? ढंग से कुक नहीं हुआ था इसलिए कच्चा रह गया। या कोई और चीज आप बना रहे थे वो भी कच्ची रह गई, तो कच्ची कैसे रह जाती है? क्योंकि ढंग से कुक नहीं हुई है। अब सोचो आप कि नॉर्मल सिनेरियो में वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पर। उससे पहले ही अगर आपने राइस या पटाटो जो भी बोलते हो आप ना, वो टमेटो टमाटो फ्रेंड्स वाला, तो तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर यहां तक पहुंचे उससे पहले ही आपका पटाटो बॉईल हो चुके होते हैं। बट अगर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो हो सकता है 70 डिग्री पर आके वाटर बॉईल हो जाए कंप्लीटली। खाना बनने के पहले बॉईल हो गया तो खाना कच्चा नहीं रह जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो वहां पे कम है। तो ये प्रॉब्लम होता है वहां पे कि सारा खाना बने अच्छे से, उससे पहले ही वाटर एवोपरेट हो जाता है बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है और खाना अच्छे से कुक नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे ज्यादा बिक्री किस चीज की होती है हिल स्टेशन पे? हाउसवाइफ्स क्या खरीदती है?
प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर एक ऐसी चीज है जिससे प्रेशर को मेंटेन रखा जा सकता है, इस वजह से वहां पे मोस्टली हर चीज प्रेशर कुकर में बनाई जा रही होती है। ठीक है, बस दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद प्रेशर, सॉरी उल्टा बोल गया। आपकी ये पॉइंट नंबर 11 में दिया है, 11 पॉइंट को रीड करो नोट्स में से, मिलेगा कहीं तो। क्लियर है? आइस के साथ भी ऐसा होता है। अगर मैं आपसे कहूं एक आज क्लास के बाद एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने फ्रीजर से 2 आइस क्यूब्स लेना और आइस क्यूब्स को दोनों को साथ में रख के इधर से प्रेस करने लगना। मतलब आप क्या कर रहे हो, दोनों आइस क्यूब्स पे प्रेशर लगा रहे हो। जब आप प्रेशर लगाओगे ना तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों आइस क्यूब्स का, वहां पर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, हल्का हल्का सा लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, 5 मिनट तक लगा के रखना और फिर हाथ हटा देना, मतलब जो प्रेशर आपने लगाया वो रिमूव कर दिया। जैसे ही आप प्रेशर लगाया आपने, आइस मेल्ट हुई लिक्विड में, जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे आइस वापस से मेल्ट होके लिक्विड वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। वापस से बताता हूं, प्रेशर लगाओगे, ये आइस क्यूब नंबर 1 या आइस क्यूब नंबर 2, इधर से आपने लगाया प्रेशर, तो प्रेशर लगाने से यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा वाटर बनने लगेगा, मतलब आइस मेल्ट होने लगेगी। बट जैसे ही आप अपना प्रेशर हटा देते हो, वो वाटर अगेन आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वक्त होगा क्या, दोनों आइस क्यूब चिपक जाएंगे। तो आपने लाए तो अलग अलग 2 थे, पर आपने उनको चिपका दिया। ये जो प्रोसेस की ना आपने, कि आप प्रेशर लगाते हो तो वाटर आइस में आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, और प्रेशर हटाते हो तो वापस से वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजलेशन। नोट्स में कहा दिया, ढूंढ के बताओ। पॉइंट नंबर 9 में एप्लीकेशन लिखा होगा, एप्लीकेशन के पहली डेफिनेशन पढ़ो, मतलब फर्स्ट 3 लाइन। The phenomena in which ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is removed is called regelation. Am I audible? ठीक है भाई, ठीक है। यही चीज हो रही होती है कि जब आप स्नो बॉल्स लेते हो, कभी आपने स्नो बॉल एक हाथ से उठाया, एक हाथ से उठाया, दोनों से मिलाने लगते हो, तो मिलाते हो करते क्या हो, आप प्रेशर लगा रहे होते हो। प्रेशर लगाने से क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आइस वाटर में कन्वर्ट होती है, और जैसे ही प्रेशर हटाते हो वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाती है। तो छोटे 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 स्नो बॉल्स को लेके आप बड़ा स्नो बॉल बना देते हो, और वो क्या बोलते हैं, स्नोमैन बन जाता है। तो आइस चिपकी कैसे वहां पे, अटैच कैसे हुई, क्योंकि जब आपने उस पर 2-4 लाफे मारे, प्रेस किया, तो वो कन्वर्ट हो गई आइस किस में, लिक्विड में, फॉर अ मोमेंट। पर जैसे ही प्रेशर हटाया वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाती है। स्केट्स में भी यही होता है। हमको लगता है हम आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं, हम आइस के ऊपर स्केटिंग नहीं करते, हम वाटर के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, वाटर की लेयर के ऊपर, एग्जैक्ट वाटर नहीं, वाटर की लेयर के ऊपर। जैसे कि ये मेरे स्केट्स है, अब अगर मैं स्केट्स लेके खड़ा हो गया आइस पे, तो बेसिकली मैंने आइस पे नीचे जो पार्ट इसके कांटेक्ट में होगा वहां पे प्रेशर लगा होगा, अच्छा खासा प्रेशर लगने की वजह से क्या होता है, स्केट के नीचे वाली एक लेयर जो होती है आइस की, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब जैसे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो बड़ा स्मूथ हो जाएगी सरफेस। तो आप जैसे ही आगे जा रहे होते हो, जितना भी पार्ट कांटेक्ट में होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता चला जाता है, और पीछे जो पार्ट बच गया है वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही प्रेशर हटा वो वापस आइस में कन्वर्ट हो गया, तो आप इजीली स्केटिंग कर पाते हो। तो ये सभी प्रोसेस क्या होती है, रीजलेशन। इसमें एक और चीज होती है, एक जादू दिखाया जाता है, मैजिक। कभी कभी आपने देखा होगा क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको मूवीज में देखा होगा, सजा देने के लिए आइस क्यूब होती है ना, सिल्लिया बोलते हैं उसको हिंदी में से, आइस बर्फ की सिल्लिया, उसके ऊपर लिटा दिया जाता है। तो आइस के ऊपर बैठना लेटाना बहुत टफ है। कभी रोडीज देखा होगा, या उसमें भी ऐसे टास्क कभी कभी हुए थे, ऐसे टास्क हो जाते थे, बैठना लेटना है बहुत डिफिकल्ट है। अभी डिफिकल्टी अगर लेवल महसूस करनी है ना, 2 आइस क्यूब अपने हाथ में 1 मिनट तक पकड़ के रखना,
ऐसे पूरा पकड़ के। आपको पता लगेगा कितना डिफिकल्ट है उसको 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा पकड़ने में। जलने लग जाएगा इन शॉर्ट हाथ आपका एक टाइम के बाद, ठंड से ही जलने लग जाएगा। तो ऐसा सिनेरियो, वैसी आइस क्यूब्स, वो सली की जो मैं बात कर रहा हूं, ऐसा बड़ा सा आइस का क्यूब। अब क्या करा, एक स्ट्रिंग ली और स्ट्रिंग के दोनों एंड पे हैवी वेट्स लटका दिए। आपको नोट्स में डायग्राम दिख रहा होगा, वैसा से कुछ बनाने का मैंने ट्राई किया। अब इससे होगा क्या, ये वेट आइस के अपर पार्ट पे कुछ प्रेशर लगाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर वो पार्ट आइस का किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और ये थ्रेड, ये स्ट्रिंग अंदर चले जाएगी थोड़ी सी, पर जैसे ही प्रेशर हटेगा क्या वो लिक्विड वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा? यस। तो आप 2 घंटे बाद आओगे, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इसको क्रॉस करके नीचे जा चुका होगा, और ये जो आइस का क्यूब है इसलिए टूटेगी भी नहीं। बट ये हो पाने के लिए आपको अपने रूम टेम्परेचर को 0 या उस पे आसपास मेंटेन करना पड़ेगा। ये इधर से मेल्ट नहीं होनी चाहिए आजू बाजू से। पता लगा आजू बाजू से भी मेल्ट होने लग गई तो हो गया काम। 2 घंटे बाद आए, जादू दिखा, सब गायब। वो भी एक है, पर वैसा वाला जादू तो सबको पता है यार, ये तो ऑब्वियस है यार, पिघल गया, पानी में कन्वर्ट हो गया। पर अगर आपको इसको सिल्ली को सिल्ली ही रखनी है तो आपको रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, चलो सेशन 11.2 सब कुछ कवर कर दिया। इसके न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के थ्रू। इस पर्टिकुलरली 11.1 सेशन की न्यूमेरिकल थोड़े डिफिकल्ट है, थोड़े समझना, तो आपको 2-3 बार वो वीडियो देखना पड़ेगा। और जो ना समझ में आए अगेन डाउट मार्क करके रखो, पूछ लेने का। अगले सेशन की न्यूमेरिकल इजी है, सेकंड सेशन के इतने टफ नहीं होते। लास्ट सेशन पे जा रहा हूं मैं, जिसमें से 3 चीजें पढ़नी है। फटाफट लास्ट सेशन खोल लो। 11.3 पॉइंट नंबर 9, 10, 11 ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये 3 चीजें ही पढ़नी है। तो खत्म करो। तुमको पता है ब्लैक बॉडी क्या होती है? काली दिखने वाली बॉडी, ऐसे ब्लैक नो, ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, और ब्लैक नाम है तो ब्लैक होती होगी। ब्लैक नहीं, सन इज वन ऑफ द ब्लैक बॉडी। सन एक ब्लैक बॉडी का एग्जांपल है। कश्मी कुछ बोल रही है? यस। अरे इतना मैसेज करके मैंने अनम्यूट करने का परमिशन ही तुम्हें इसलिए दिया है, हैंड रेज करो और बोलो। नहीं, पार्श्व रेसिज्म नहीं। अपने ऐसा नहीं, अपने ब्लैक बॉडी को ब्लैक सिर्फ बोलेंगे, वो है थोड़ी ना। ठीक है, ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिस पर अगर आप कोई भी रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाओ। नॉर्मल बॉडीज में क्या होता है वो समझो पहले। अगर ये मेरा पेज है, ये एक नॉर्मल बॉडी है, आप और मैं एक नॉर्मल बॉडी है, मेरा पेन एक नॉर्मल बॉडी है। जब इनके ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट होते हैं तो कुछ पार्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है रेडिएशंस का। कुछ पार्ट तो सरफेस एब्सॉर्ब कर लेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। ये नॉर्मल सब बॉडी करती है। बट ब्लैक बॉडी की खासियत होती है कि उसपे जितना भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करवाओगे वो सब एब्सॉर्ब होगा, सब एब्सॉर्ब होगा, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। उल्टा भी पॉसिबल है। जब आप एक ब्लैक बॉडी को हीट करोगे तो वो मैक्सिमम सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करेगी। जितने पॉसिबल वेवलेंथ वो एमिट कर सकती सब एमिट करने लग जाएगी, क्योंकि उसने एब्सॉर्ब सब किए थे तो वो रेडिएट भी सब करेगी। ये एक ब्लैक बॉडी होती है। मैं इस चैप्टर में, इस सेशन में बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ पार्ट आपके सिलेबस से निकल गया है। तो वो वाला पार्ट समझाऊंगा तब जाके आपको कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी। अगेन टाइम वेस्टेज है, तो मैं सिर्फ आपको कुछ बोलूं, टर्म्स याद कर लो तो वो याद कर लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। और अगर आप नीट जेई कर रहे हो तो आपको ये चैप्टर के ये वाले पोर्शन को वो बड़े अच्छे से बहुत ज्यादा चीजें बताते हैं उसमें। तो एक वर्ड याद रखना, फॉर ब्लैक बॉडी एब्सॉर्प्टिव पावर इज 1। एक ब्लैक बॉडी की एब्सॉर्प्टिव पावर 1 होती है, और वो नोट्स में जहां भी लिखा है अंडरलाइन कर लो, पॉइंट नंबर 9 में। ये वन मार्कर में पूछा जा सकता है। एब्सॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी 1, मतलब जितना भी उस पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा वो सब एब्सॉर्ब कर लेगी। इस एब्सॉर्प्टिव पावर के फॉर्मूले होते हैं, डेफिनेशन होती है। अगेन ये सब अभी बताने जैसा कुछ है नहीं। हितांशी, ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं बोलूंगा मैं। ब्लैक होल तो तब बनता है जब एक स्टार कोलैप्स होता है।
तो वो ब्लैक बॉडी अलग है। ब्लैक बॉडी का अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना तो आप लोग काजल लगाते हो ना, काजल भी एक ब्लैक बॉडी का ही एग्जांपल है। मतलब काजल भी एक ऐसी चीज है जिस पर अगर आप रेडिएशन को इंसिडेंट करवाओगे 100% नहीं है ब्लैक बॉडी, पर सबसे नियर टू ब्लैक बॉडी अगर कोई लाइव एग्जांपल में बता सकता हूं तो वो आपके पास काजल है। या लैंप ब्लैक का नाम सुना है? लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। वो कभी हॉरर मूवी देखी होगी ना, लालटेन पकड़ के जा रहे होते हैं अंधेरे में, तो उसमें से वो ब्लैक फ्यूम्स निकल के आजू बाजू जम जाते हैं, ऐसा चिपक जाते हैं सरफेस, वो होता है लैंप ब्लैक। वो काजल ही है। तो बेसिकली वो भी लगा सकते हैं निकाल के, बट चलेगा कंपनी वाला यूज करने का। तो ये नियर टू ब्लैक बॉडी के एग्जांपल, इससे ज्यादा नहीं बता रहा मैं अभी। अब आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को लिखना पड़ेगा, नोट्स में से थोड़ा मैं बेटर और लिखवाना चाहता हूं। लिखो, हेडिंग डालो सबसे पहले, अपने नोट्स में लिखना, जा भी लिखना है। सर फॉर वाइट बॉडी, कश्फी ऐसा कुछ नहीं होता है, व्हाइट बॉडी जैसा कुछ नहीं है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिख, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखते से नीचे पहले हेडिंग डालना फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, फिर नॉर्मल बॉडी वाला बताऊंगा। ब्लैक बॉडी के लिए जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है आपका, वो है कि जो dq बाय dt होता है, dq बाय dt को लिखो रेट ऑफ हीट रेडिएशन, रेट ऑफ रेडिएशन। dq बाय dt आपका जो हीट रेडिएट हो रही होती है बॉडी से, उसकी बात कर रहा हूं मैं। dq बाय dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से, और ये एरिया कौन सा? एक्सपोज्ड एरिया। वो एरिया, जैसे ये पूरा पेज है, बट अगर इस पूरे पेज को, इतने से पार्ट को मैं हीट करूं, सिर्फ इतने से पार्ट को, तो ये क्या करेगा? कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगा, बट सिर्फ कितना पार्ट जिसको मैंने हीट दी है, बाकी थोड़ी ना करेगा। तो जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपोज्ड एरिया से, ये स्टीफन भाई साहब ने कहा हमें, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टू द पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर से। जो भी टेम्परेचर उसको हीट किया जा रहा है, मतलब जब मैंने हीट किया तो मैंने अगर इसका 100 केल्विन टेम्परेचर रखा है तो वो 100 की पावर 4, इतना अमाउंट ऑफ हीट वो रेडिएट करेगा पर यूनिट टाइम। तो दैट इज रेट ऑफ हीट रेडिएशन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोज्ड एरिया। रेट बोला है तो पर यूनिट टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, रेट इज बाय डिफॉल्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलूं या रेट ऑफ चेंज बोलूं, आपको पता है रेट वर्ड इज डिवीजन बाय टाइम। जब इन दोनों को मैं मर्ज करूंगा dq बाई dt, रेट ऑफ रेडिएशन को, तो ये क्या हो जाएगा? a t रेज टू द पावर 4। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, dq बाई dt रेडिएशन, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये आ जाएगा सिग्मा a t रेज टू द पावर 4। इस सिग्मा का नाम होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। याद कैसे रखते हैं? 5, 6, 7, 8। 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। अब सिर्फ याद रखने का तरीका बताया, 5, 6, 7, 8 रख लिख के बता जाना। 5.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। तो ये हो गया रेट ऑफ रेडिएशन की बात की, कि जब आप किसी बॉडी को हीट करोगे, और स्पेशली ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूं, तो जो उसमें से एनर्जी रेडिएट हो रही होगी पर यूनिट टाइम, वो इन दो चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट बताओ, तो एलएचएस का यूनिट क्या होगा? ऊपर हीट है, नीचे टाइम है, जूल पर सेकेंड, तो ये तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड। और ये वाला दोनों ए और टी नीचे जाएंगे, तो एरिया के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर की हो जाएगा केल्विन टू द पावर 4। तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4 बोल सकते हैं। अब एक बड़ी अच्छी चीज है जो बताता हूं, अच्छी तो क्या है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्वेश्चन में बोलोगे पावर निकालो,
कितना पावर एमिट हुआ होगा या रेडिएट हुआ होगा, निकाल सकते हो पावर यहां से। तुम्हारे सामने ये पावर, तुम्हारे हाथ में है पावर, दिमाग में है पावर और तो कुछ नहीं है, बट पावर कैसे निकालू? अच्छा पावर क्या होता है ये बताओ, कोई पावर का फॉर्मूला बताएगा मुझे? अनम्यूट करो, बता दो पावर क्या होता है। पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? पावर क्या होता है? ऑडिबल? अच्छा फिर बताओ पावर, यार पावर तो बेसिक 9th वाला पूछ रहा हूं मैं। पावर का फॉर्मूला चैप्टर 6 में भी पढ़ा था। पावर क्या है? वेरी गुड, रेट ऑफ डूइंग वर्क धनुष्का। पावर होता था वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये नहीं पढ़ा बेसिक 9 से? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी। जो काम करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर होती है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम बोलो या पावर पर यूनिट टाइम बोलो, सॉरी वर्क डन पर यूनिट टाइम बोलो, वो पावर ही होता है। ये पता है ना, ऐसा कुछ नया तो नहीं बता दिया मैंने आज? नो नो। एनर्जी का यूनिट क्या होता है या वर्क का? जूल। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज नथिंग बट 1 वॉट। तो ये पावर ही होता है जूल पर सेकंड। तो ये जो आपने निकाला ये पावर ही एक टाइप से। जूल पर सेकंड को क्या मैं वॉट नहीं लिख सकता ना? यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगा के पावर निकालनी होती। क्वेश्चन है आपके सिलेबस अभी पीछे, एक दो क्वेश्चन इज 11.3 की होमवर्क शीट पे, उसमें से एक में ये पावर ही बोला है निकालने। अब हम ढूंढते रहते पावर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा इधर। अरे यही पावर है, dq by dt, लिख लेना। तो ये हो जाएगा वॉट, m रेज टू -2 k रेज टू -4, इसका दूसरा यूनिट। साइड में लिख के लिखना, जूल पर सेकंड को वॉट लिख दिया मैंने। ये तो मैंने बताया ब्लैक बॉडी के लिए, बट कोई नॉर्मल बॉडी की बात होगी ना, ब्लैक बॉडी से अलग हटके, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज और आ जाएगी। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है अभी हाल, सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए मैं वो आपको ज्ञान बांट रहा हूं। तो लिख के रखो बस, फॉर नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडीज के लिए आपका ये फॉर्मूला जो होगा dq by dt वाला, इसमें एक चीज और आ जाती है, E। इस E को बोला जाता है एमिसिविटी। क्या होता है वो मैंने समझा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि उसको समझाने के लिए मुझे एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एमिसिविटी दिया जाए, फॉर ब्लैक बॉडी इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए आपको इधर कहीं भी दिखाई नहीं। बट फॉर एनी अदर बॉडी उसका कुछ वैल्यू होगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। तो कोई नॉर्मल बॉडी के लिए ई का वैल्यू ये रख देना, आपके एक न्यूमेरिकल में यही बोला है निकालने के लिए। तो अब वो मैं आप पे छोड़ता हूं, मैंने पावर बता दिया, मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब नीचे लिखो वापस से, ये तो मैंने क्या लिखवाया था, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, कि जब बॉडी को हीट करोगे तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी, बट जब उस पर एनर्जी को इंसिडेंट करवाओगे तो वो एब्जॉर्ब भी तो करेगी। तो जो एब्जॉर्प्शन वाला फॉर्मूला है यहां पे लिख लेना, फॉर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन dq by dt जो होगा उसका फॉर्मूला सिग्मा 8 टी नॉट रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्योंकि अब जो टेम्परेचर के रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे होंगे उसका टेम्परेचर आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो एक ही टाइम पे बॉडी रेडिएट भी कर रही है, बॉडी अब्सॉर्ब भी कर रही है, दोनों ही प्रोसेस चल रही होती साथ में। तो नेट, अगर मैं रेट निकालू, नेट रेट ऑफ हीट लॉस, कितना हीट लॉस हो रहा है, तो dq बाय dt जो आपका ये नेट होगा वो हो जाएगा dq बाय dt रेडिएशन माइनस dq बाय dt एब्जॉर्प्शन। इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला मैंने दोनों के फॉर्मूले बताए। दोनों के फॉर्मूले में सिग्मा ए तो आ ही रहा है, एक के में टी रेस टू दी पावर 4 आया, एक में टी नॉट रेस टू दी पावर 4 आया। अब सोचो न्यूमेरिकल कितना गंदा होगा।
अगर मैं 500 केल्विन टेम्परेचर दे दूंगा तो 500 इंटू 500 इंटू 500 इंटू 500 करना पड़ेगा। तो वो आपकी किस्मत। वैसे तो डायरेक्टली लॉ ही पूछते हैं तो उसमें ये लिखना है, बट अगर आ जाए और आपके पास टाइम ना हो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ देना। आंसर निकालने जाओगे पीछे 6 नंबर 10 नंबर का पेपर छोड़ के आओगे, वो समझदारी बिल्कुल नहीं है, उसको लास्ट में करना। दिस इज ऑल अबाउट स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, सिर्फ एक ही मेरा चैप्टर का टॉपिक बचा है विच इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब या तो मुझे उसका आपको वीडियो काट के मॉर्निंग बैच का देना पड़ेगा, या अगर आप अभी यार 35 तक रुक सकते हो 5 मिनट एक्स्ट्रा तो अभी खत्म कर लो। छोटू सा लॉ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर छोटू सा है, तो ना समझ आने पर भी एक ऑप्शन तो रहता है, लर्न तो कर ही लेंगे। ठीक है, समझने का ट्राई करना। ये वेन्स भाई साहब थे जिन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये लॉ बना कैसे और इसका नाम कैसे आया वो समझते हैं। ये जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट में वेन्स था वो कर क्या रहा था, वो एक ग्राफ बना रहा था। किसके बीच में? एनर्जी जो बॉडी रेडिएट कर रही होती है, वो रेडिएशन, वो एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ लैम्डा। हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ होती है, पता है आपको? ये केमिस्ट्री में भी अभी बताया जाता है। ये फॉर्मूला भी आपने फ्यूचर में पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। डिब्रॉय वाले पार्ट में आया होगा, जो डिब्रोगली वाला पार्ट आप पढ़ते हो, ठीक है। तो हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वेन्स ने क्या किया, एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बनाया। कौन सी एनर्जी? जो एक बॉडी को हीट करने में उससे निकल रही होती है, जो रेडिएशंस निकल रहे होते हैं। अब सपोज करो उन्होंने एक बॉडी ली और उसको कितना टेम्परेचर दिया, 1000 केल्विन। जब इस बॉडी के अक्रॉस का 1000 केल्विन में टेम्परेचर रखूंगा तो इसमें से रेडिएशंस निकल रहे होंगे, और हर रेडिएशन के मतलब जो हर एनर्जी होगी उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होगी, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस निकल रहे होंगे। तो जो ग्राफ बना वो ऐसा आया, ऐसा कुछ। मतलब कुछ एनर्जी इस वेवलेंथ की निकली, कुछ एनर्जी इस वेवलेंथ की निकली, कुछ एनर्जी इस वेवलेंथ की निकली, और सबसे ज्यादा एनर्जी जिस वेवलेंथ की निकली वो ये थी। इतना समझ आया? एक बॉडी ली, उसको कितना टेम्परेचर दिया, 1000 केल्विन एग्जांपल के तौर पे, तो एक ग्राफ का कर्व बना। इस कर्व में ये कर्व क्या बता रहा है कि जो बॉडी से एनर्जी निकल रही है तो अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जीज निकल रही है, और सबसे ज्यादा एनर्जी जिस वेवलेंथ की निकली वो वेवलेंथ ये थी। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया, उसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। बढ़ा के कितना कर दिया, 2000 केल्विन। जब उन्होंने ये 2000 केल्विन किया टेम्परेचर, तो ये जो कर्व था वो ऐसा बन गया। मतलब अभी भी अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी निकल रही है, पर जिस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा निकली है वो वेवलेंथ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट वहां से आया हुआ है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर जब एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ प्रैक्टिकली ड्रॉ किया गया, तो जिस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही थी वो एनर्जी पहले वाले की, वो वेवलेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में लेफ्ट शिफ्ट हो गई। उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया बॉडी का, 3000 केल्विन। अगेन ये ग्राफ और टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो गया। मतलब अब इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा निकल रही है। तो आप मुझे बताओ, ये था 1000 केल्विन के लिए, ये था 2000 केल्विन के लिए, ये था 3000 केल्विन के लिए। वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ का वैल्यू, वेवलेंथ के वैल्यू डिक्रीज होते जा रहे हैं जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकल रही है? यही वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बन गया
कि ये जो वेवलेंथ जिसकी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एनर्जी निकलती है वो वेवलेंथ का वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैं थोड़ा सा आपको फीलिंग दूंगा इसका कि सर यूज क्या है इसका, बट पहले फिर लॉ समझो। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे आ जाता बी, और बी को बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू नोट्स में दिया होगा 2.9 इंटू 10⁻³ 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन। लेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का कैल्विन, मीटर कैल्विन। तो उसको मिली कैल्विन मत पढ़ लेना, मैं अभी बता रहा हूं, मिली मत बोल के आना, उसको मीटर है वो। इसको अब आपको मैं थोड़ा सा विजुअलाइज करवाता हूं, सिर्फ 4-5 मिनट और। कभी लोहे को जलते हुए देखा है? मूवीज में देखा होगा, कहीं तो देखा होगा। पहला कलर जो आपको दिखता है वो रेड होता है। तो मतलब जब आपने मान लो 1000 केल्विन पर आपके लोहे को गर्म किया, आयरन को गर्म किया, तो कौन सा कलर दिखने लगा? रेड। पर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो रेड येलोइश में कन्वर्ट होने लगता है। तो आपको जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसी आयरन का कलर क्या दिखने लगता है? येलो। बट अगर आपने और टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको आखिर में जो कलर दिख रहा होता है वो उसका एक ब्लू होता है, एकदम ब्लू कलर दिखने लगता है। फ्लेम में भी होता है, जो आपकी फ्लेम होती है उसमें जो बीच वाला पार्ट होता है ना वो ब्लू ब्लू दिख रहा होता है, और उस फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है ब्लू वाला। तो यहां से भी समझ सकते हो ना, ब्लू वाला कब आया? जब टेम्परेचर आपने बढ़ा के 3000 कर दिया। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज 3 कलर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? ब्लू। नो विश्वा, नो। वेवलेंथ रेड से ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ है मैक्सिमम। फिर वेवलेंथ विपग्योर याद है ना, VIPGYOR, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, और सबसे कम होता था वायलेट ब्लू, वो वाले पार्ट का। तो आप देखो, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, टेम्परेचर सबसे कम। वेवलेंथ कम हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, वेवलेंथ और कम हुई, टेम्परेचर बढ़ गया। आ रहा है ये रिलेशनशिप? और थोड़ा फीलिंग दूं। कभी कभी आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट बोलते हैं उस प्लेनेट का टेम्परेचर इतना ठंडा है, -100 डिग्री सेल्सियस है, उस स्टार का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस है। ये कैसे पता लगता है? थर्मोमीटर लेके जाते हैं, पहुंच भी नहीं पाया। सबसे नियरेस्ट जो हम पहुंचे वो मार्स है, जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, या मून पे पहुंचे, इससे ज्यादा तो हम जा ही नहीं पा रहे। तो वहां जो हमसे, मैंने लास्ट क्लास में बूमरैंग नेबुला का नाम वर्ड यूज किया था। इस पूरे यूनिवर्स का एक ऐसा हिस्सा है जिसका टेम्परेचर अभी तक सबसे कम हमने देखा है, वो है 1 केल्विन। 1 केल्विन मतलब होता है -0 केल्विन, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर था, एब्सोल्यूट जीरो, 273.15 डिग्री सेल्सियस माइनस में। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, एब्सोल्यूट जीरो। जब केल्विन में कन्वर्ट करते हो तो वो 0 केल्विन बन जाता है। तो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो इस यूनिवर्स में हमने देखा है वो एक जगह है जिसका नाम रखा गया बूमरैंग नेबुला। उसका डिस्टेंस यहां से कितना दूर है? 5000 लाइट ईयर, 5000 लाइट ईयर। बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। 5000 के पीछे 16 जीरो और लगाना है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। वहां का टेम्परेचर कैसे हमने कैलकुलेट कर लिया? जो इन स्टार से, इन प्लेनेट से लाइट आ रही होती ना, उस लाइट की वेवलेंथ से हम उसके टेम्परेचर के बारे में आइडिया लगा लेते हैं। तो ये जो भी टेम्परेचर आपको स्टार्स प्लैनेट्स का दिया जाता है वो यहां से निकलता है। और भी चीजें हैं, हाँ, ये वे एग्जैक्ट ये नहीं है, बट ये उसमें आता है कि आपको उससे निकलने, हर ऑब्जेक्ट की अपनी लाइट है, स्टार्स की अपनी लाइट है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट है। वहां से जो लाइट आ रही होती है उसकी लाइट से हम उसके टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं कि ये कितना हॉट या कितना कोल्ड होने वाला है। समझ आया? अब याद इतना कुछ नहीं रखना, याद सिर्फ लॉ रखना है। रख पाओगे? ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर 11 यहाँ पे एंड होता है। न्यूमेरिकल की वीडियो में आपको भिजवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बट आपका ड्यूटी है पहले आप पूरी थ्योरी पढ़ के रखेंगे, पूरी थ्योरी, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल के वो वीडियो लेक्चर जल्दी से जल्दी देख के चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है? लटका के नहीं रखना है, क्योंकि ये सब चीजें आप भूल जाओगे। वो थैनोस वाला स्नैप होगा, धीरे धीरे चीजें उड़ने लगेगी, गायब होने लगेगी। क्या बताया था सर ने क्लास में पता ही नहीं, नाम याद रखना है अभिनव, हाँ, बागी चला जाएगा सब। ऑलराइट, चलो एवरीवन, बाय बाय। 5 मिनट
ही ज्यादा लिए। बाय एवरीवन।